नमस्कार साथियों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो हम पढ़ रहे थे इससे पहले सवर संधि, और सवर संधि किसे कहते हैं, सवर संधि के कितने भेद होते हैं, और सवर संधि के उन्हीं पांचों भेदों पे हमने चर्चा की। सवर संधि के उन्हीं पांचों भेदों पे हमने चर्चा की और उनको पूरे विस्तार के साथ, व्याख्या के साथ, ट्रिक के साथ हमने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ वो संधि आपको सवर संधि समझ में आई है। तो हम आज संधि का दूसरा भाग जो है कि व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि के कितने भेद हैं, कितने नियम हैं, कैसी स्थिति बन सकती है व्यंजन संधि में, किन किन व्यंजनों की बात होती है, तो वो चर्चा करेंगे आज। तो जैसा कि हमने पढ़ा था व्यंजन संधि में क्या पढ़ा था, क्या स्थिति हो सकती है, व्यंजन प्लस व्यंजन। इसका मतलब तो उम्मीद करता हूँ आप समझ ही गए होंगे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, और व्यंजन हो क्या और क्या हो सकता है, व्यंजन हो या फिर क्या हो सकता है, सवर हो, और यहाँ क्या हो सकता है, व्यंजन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो तीन स्थितियाँ हमारे सामने बन रही है, इन तीनों स्थितियों में एक तरफ व्यंजन होना ज़रूरी है, दोनों तरफ हो तो व्यंजन संधि है। ऑब्वियसली बात है कि दोनों तरफ है तो व्यंजन संधि है ही, लेकिन एक तरफ व्यंजन होना जरूरी है। अगर दोनों तरफ सवर आ जाते हैं तो सवर संधि में चला जाता है। ये बात हमने अच्छी तरीके से सवर संधि में पढ़ ली है। तो अब बात करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन प्लस व्यंजन तो व्यंजन संधि होगी। तो कुल व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें 11 सवर होते हैं, तो 44 वर्ण होते हैं। कुल कितने होते हैं, 44 वर्ण है। तो कहने का मतलब हुआ इन 44 के 44 वर्णों की चर्चा इसमें की जाएगी। लेकिन सवर संधि में हमने पढ़ा था कि सवर संधि में सिर्फ और सिर्फ सवर जो कि कितने हैं, 11 सवरों की चर्चा की गई थी। उसमें व्यंजन नहीं था, व्यंजन था तो सवर के साथ था, तो सवर की मात्राओं के साथ हमने चर्चा की थी। तो सवर संधि को हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसको आप जाकर देखें, बड़े ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई गई है, और आप सभी स्टूडेंटों से, दोस्तों से, मित्रों से उस संधि को बड़े विस्तार से देखा है, उन्होंने अच्छी अच्छी कमेंटें भी की है। तो सबसे पहले हम व्यंजन संधि को पढ़ें, व्यंजन संधि को पूरा बारीकी से समझें। इससे पहले हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। परिभाषा पढ़ लेते हैं एक बार। तो परिभाषा पढ़ते ही आधी चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाती है कि परिभाषा आप दिमाग में चलेगी तो क्या व्यंजन है, क्या स्वर है, किस प्रकार से इनको अलग किया गया है, कैसे अलग करना है, तो सब चीज़ें सीख जाएंगे। जिस प्रकार से परिभाषा में क्या कहती है कि व्यंजन या स्वर के बाद, देखो, व्यंजन या स्वर के बाद व्यंजन हो और व्यंजन के बाद स्वर आने पर उसमें जो विकार कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है कि व्यंजन या स्वर के बाद व्यंजन हो, व्यंजन के बाद स्वर हो, या स्वर के बाद व्यंजन हो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरफ दोनों शब्दों में या तो अंतिम वर्ण या दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, तभी वो व्यंजन संधि होगी। और अगर विसर्ग आ जाता है तो विसर्ग संधि में चला जाता है। तो स्वर हो सकता है लेकिन एक तरफ व्यंजन जरूरी है, दोनों तरफ व्यंजन है तो व्यंजन संधि है ही। तो सबसे पहले कुछ इसमें बात करें इस व्यंजन संधि के भेद की बात। हम पढ़ चुके हैं कि 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं और 44 वर्ण होते हैं।
तो इन्हीं की चर्चा करेंगे 44 वर्णों पे एक एक विस्तार से। तो इनके नियमों को पढ़ेंगे। अगर संधि की आप बात करें, आपसे अगर व्यंजन संधि के भेद कितने होते हैं, अगर आपसे ये प्रश्न पूछें तो आपको मैं बता देता हूँ, व्यंजन संधि के हिंदी भाषा में कोई भेद नहीं होते, संस्कृत में भेद होते हैं। तो वो हम संस्कृत की क्लास में कर रहे हैं। और संधि पे आप और अच्छी तरह से पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो आप जो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जो संस्कृत की क्लासेस चलती है वो भी आप देखें एक बार, क्योंकि वो हिंदी की मूल भाषा है। तो जिस चीज़ से मूल को सीख जाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो बात करते हैं, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, कै, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल और व। ये क्या है? अंतस्थ। ये अंतस्थ वर्ण है। और ये हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये फिर से मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, हमने इस जो वर्ण विचार किया था उसमें बड़ी बारीकी से इसकी चर्चा की थी। फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि मैंने आपको ये कहा था कि इसको सीक्वेंस में थोड़ा ऐसे याद रखें आप, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। जब भी मैं आपको ये कहूँ कि प्रत्येक शब्द का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तो इस प्रकार से आपको समझना है कि प्रथम का मतलब क, च, ट, त, प, और दूसरे का मतलब ये, तीसरे का मतलब ये, चौथे का मतलब ये और पांचवें का मतलब ये। अगर इस प्रकार से बात करेंगे, इस वर्ग की इस प्रकार से बात करेंगे, तब तो हम कहेंगे क को क वर्ग या च वर्ग या ट वर्ग या त वर्ग, और यहाँ पे प वर्ग, इसका नाम अंतस्थ है। इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार ये स, श और है भी आता है, इसमें ऊष्म व्यंजन कहते हैं इनको हम। तो इनकी चर्चा हम करेंगे, पूरे के पूरे वर्ण लेंगे इसमें, तो आप बने रहें। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जैसे कर्म की बात की है मैंने, 1 नंबर, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन, इस प्रकार नाम लेंगे तो क वर्ग। तो हम पढ़ते हैं, जैसे नियम आता है हमारे सामने पहला व्यंजन संधि का। पहला नियम लेते हैं, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 की बात करें तो नियम नंबर 1 हमें क्या कहता है? कि नियम नंबर 1 कहता है कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, ये क्या है? वर्ग है। वर्ग कितने हैं? 5। और 5 वर्ग में सबसे पहला वर्ण कोई सा भी, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण देख लीजिए, क, च, ट, त, प, ये वर्ग है। और इसी वर्ग में से प्रथम वर्ण की बात की गई है। तो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, यानी शब्द के पहले शब्द के अंतिम, और उसके बाद दूसरे शब्द की बात करें तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? तीसरा, वर्ग का तीसरा, देख लीजिए तीसरा होना चाहिए। चौथा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? अंतस्थ, और ये अंतस्थ हो 4, और सभी स्वर। किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और आगे तीसरा, चौथा, अंतस्थ और सभी स्वर हो, तो इस प्रथम के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। किस प्रकार से तीसरा हो जाता है, कैसा तीसरा? नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि हम इसको एक एक शब्द को लेंगे, एक एक परिभाषा के शब्दों को देखेंगे, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे प्रथम वर्ण की बात करें, हमारे सामने एक शब्द आता है दिक् प्लस में अंबर। संधि करना है इसको, तो ये क्या है? देखिए, वर्ग का पहला नियम, वर्ग का पहला है कि नहीं है, यही बात हमें कह रहा है कि वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? तीसरा, चौथा, अंतस्थ या सभी स्वर।
तीसरा चौथा नहीं है, अंतस्थ नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, स्वर है। यहाँ क्या है, वर्ग का प्रथम है। तो इस प्रथम के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसी का तीसरा हो जाएगा। इसी का तीसरा देखिए कौन सा है, इसी का तीसरा, पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा इसका कौन सा है, ग है। तो क्या हो जाएगा, ग है। अगर ये स्वर रहित है तो ये भी स्वर रहित होगा। अगर यहाँ स्वर होता तब तो इसके अंदर दीर्घ संधि हो जाती, ऐसे ए मिलकर। तो यहाँ क्या बचा, दी, ग, ए, मैं, ब, र। द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात सीखने की कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन शब्दों पे विशेष तौर पे आप ध्यान दें। जो बोल रहा हूँ उनकी एक एक लफ्ज़ पे, एक एक जो बोले जा रहे हैं ध्वनि पे आप पूरा ध्यान दें, क्या बोला जा रहा है। नहीं समझ आ रहा है, इसको पॉज करें, वीडियो को बैक करके दोबारा से सुने क्या बोला जा रहा है। फिर भी ना समझ में आए तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। दिग्ग प्लस में अंबर, दिग्ग प्लस में अंबर, तो ये कै का ग हो गया। ये हमारा नियम कहता है कि तीसरा वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का। अगर सामने ये हो तो इसको जोड़ दीजिए, सिंपली, कुछ नहीं करना आपको। दी, ग, आधा ग है और ग में ए मिलाएंगे, यानी जो स्वर है वो उसकी मात्रा लग जाएगी। तो क्या बन जाएगा, दिगंबर। क्या बन जाएगा, दिगंबर। इसी प्रकार से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया ये। नहीं फिर भी और थोड़ा सा और इसका एक शब्द और लेते हैं। जैसे हमारे सामने शब्द आता है रिक, रिक प्लस में वेद। अब देखिए यहाँ क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण है कि नहीं है, यहाँ बताओ। यहाँ अंतस्थ है कि नहीं है, यहाँ अंतस्थ है, वह है दिया हुआ अंतस्थ। और यही हमारा नियम कहता है अंतस्थ होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, प्रथम वर्ण, तो प्रथम है। प्रथम के स्थान पर क्या हो जाएगा, तीसरा। तीसरा क्या है इसके अंदर, देखिए कै का तीसरा अभी हमने पढ़ा है, तीसरा कै का है ग। और यहाँ क्या है, री। और यहाँ क्या है, वह का वह रहेगा और त, जोड़ देंगे इसी को। तो इसमें स्वर है नहीं तो आधा आएगा, ऋग्वेद। शब्द क्या बनेगा, ऋग्वेद। अगर आप ऐसा पूछ लिया जाए आपसे ऋग्वेद में संधि कौन सी है तो आप यही बताओगे व्यंजन, और संधि विच्छेद करें तो ये लिखना आपको ऋक प्लस में वेद। यानी प्रत्येक वर्ग का जब भी आपको तीसरा वर्ण दिखाई दे शब्द के अंत में, ट्रिक है इसकी, थोड़ा याद रखना कि शब्द के अंत में तीसरा वर्ण आपको दिखाई दे, जहां भी तीसरा वर्ण दिखाई दे तो उसको तोड़कर तुरंत आप क्या कर दो। जैसे अभी एक करके देखते हैं, एग्जाम्पल से आप समझ में आएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए जैसे हमारे सामने शब्द क्या है, शब्द है हमारे सामने अजंत। अब देखिए अजंत शब्द है और अजंत शब्द में तीसरा वर्ण है जय। तीसरा वर्ण किसका है, च का है। तो यहां लगा देंगे अच प्लस में अंत, क्योंकि च आधा था और च का तीसरा जय हुआ है तो जय में ए मिला तभी। इसी प्रकार से अच प्लस में अंत, अजंत। एक और देख लीजिए, षड्रिपु। षड्रिपु, षड्रिपु को आप पहला सबसे पहली काम आपको ये करना है, इसके टुकड़े कीजिए आप। स में से निकाला हमने ए, और एक से निकाल लिया इसमें डे कौन सा है, आधा। इसके बाद क्या है रे, और रे के बाद क्या है ई के बाद क्या है, ई के बाद सॉरी पै है, और पै के बाद क्या है ऊ। तो देखिए कहीं आपको इस शब्द के अंदर इस वर्ण विच्छेद में कुछ नहीं किया हमने, जो शब्द हमें दिया था परीक्षा में उसी का वर्ण विच्छेद किया है। अगर वर्ण विच्छेद आपको अच्छी तरीके से आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप जो पीछे वीडियो लगाई गई है वर्ण विचार पे, पूरी कम से कम 8-10 वीडियो है, उनको अच्छी तरीके से देखें, आप पूरा विश्लेषण करें, फिर आप सीख जाएंगे। तो आप इसमें देखिए कहीं तीसरा वर्ण दिखाई दे रहा, हाँ दे रहा है, डैरिया। इसमें टैट है डै, यानी टै का तीसरा वर्ण क्या है, देखिए टै का तीसरा वर्ण डै दिखाई दे रहा है, और टै का तीसरा वर्ण डै दिखाई दे रहा है, तो डै पूरे शब्द में है ना डै, तो संधि विच्छेद करेंगे तो डै किसका हुआ है, टै का हुआ है। तो अब शब्द लिख देंगे हम सट। और आगे क्या है, आगे क्या है
री सु, सट रिसु, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। बड़ा आसान सा है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। इसी प्रकार से देख लीजिए सट का एक और देख लेते हैं। सट प्लस में आ न, सट प्लस में आनन, शब्द को जोड़ेंगे स ड बनेगा इसका ट का तीसरा वर्ण, और आधा है, आगे क्या है आ न, जोड़ दीजिए। व्यंजन स्वर रहित है तो व्यंजन के बाद स्वर आया है तो जोड़ देंगे स डा न, षडानन। तो एक शब्द और लेते हैं, जैसे पै का शब्द ले लेते हैं। अप प्लस में जय, पै का क्या हो जाता है, पै के बाद में बताओ तीसरा वर्ण आया है कि नहीं आया है, छ जय। हमारा नियम यही कहता है हमें कि पहला वर्ण हो, देखिए पहला वर्ण है, और इसके बाद नियम क्या कहता है, प्रथम वर्ण के बाद तीसरा हो, चौथा हो, तो तीसरा आ गया जय, छ जय। यानी पै का इसमें तीसरा हो जाएगा। पै का तीसरा क्या होता है, बै होता है, और यहाँ क्या है ए बै जय, जोड़ दीजिए ए बै जय। शब्द क्या बनेगा हमारे सामने, अबज। तो इसी प्रकार से व्यंजन संधि करें आप। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है, जिसमें प्रथम वर्ण होना चाहिए पहले शब्द में, और दूसरे में तीसरा, चौथा और अंतस्थ और सभी स्वर हो, तभी जाके इसमें तीसरा वर्ण होता है। जिसे इसी प्रकार से देख लीजिए एक शब्द और है, बड़ा ही फेमस शब्द है जय गय, तो जगत प्लस में ईस, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, और तय के बाद ई स्वर आया है, और तय का फिर क्या हो जाएगा द। शब्द वही हैं जग द ई स, वही काम करना है हमें जोड़ने का। जगदीश, शब्द क्या बन गया जगदीश। इसी प्रकार देखिए तत् प्लस में अनुसार, वर्ग का प्रथम वर्ण आ गया तो तय का क्या हो जाएगा तीसरा द, तय का द, तय का तय रहेगा। इसी प्रकार आगे है ए नु सा र, तय में ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा तद नुसार, तदनुसार। कई लिख देते हैं तदानुसार, ये गलत होता है शब्द शुद्धि में, ये शुद्ध होता है। आप देख लीजिए तत् प्लस अनुसार संधि है इसकी। एक शब्द आता है इंपॉर्टेंट भगवत गीता, बहुत बार सुना होगा आपने ये नाम, तो जोड़ देंगे भय ग व, तय आया है और तय के बाद क्या है तीसरा वर्ण, तो तीसरा वर्ण तो यहाँ भी क्या हो जाएगा द गीता, भगवद गीता, भगवत गीता नहीं भगवद गीता, इन दोनों को शब्द को जोड़ेंगे तो भगवत गीता नहीं होगा भगवद गीता होगा। इसी प्रकार एक शब्द और देख लीजिए, उत प्लस में आ है रण, तय का द हुआ और आ की मात्रा लगी है रण, उदाहरण। ये भी शब्द क्या है व्यंजन संधि का, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में, और ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। और अब बात करते हैं हम नियम नंबर 2 की। नियम 2 की आप इसकी प्रैक्टिस करें, जो आपको शब्द मिलते हैं आपकी किताब में, बुक में, जहाँ भी शब्द हैं उनको देखें आप, और कोई शब्द ना समझ में आए, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, किस प्रकार से आपको ऐसा लगता है इसमें दिक्कत आ रही है हमें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में उस शब्द को लिखें। उसका अगली वीडियो में या फिर शाम तक उसी का विश्लेषण आपको दे दिया जाएगा। जब भी मैं देखूँगा उसका आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा, रिप्लाई ज़रूर होगा उसका। तो कैसा लग रहा है आपको ये सेशन? अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें और अपने मित्रों के पास इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। तो अब हमारे पास दूसरा नियम में क्या पढ़ेंगे हम? दूसरे नियम में पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे अनुस्वार लगाते हैं किसी शब्द के ऊपर, तो उस अनुस्वार का मतलब क्या होता है? क्या उस अनुस्वार का मतलब हर टाइम हर समय न होता है?
क्या इस अनुस्वार का मतलब न होता है? जैसे मैंने लिखा पंकज, पंचम और दिनांक। क्या इस शब्द का, इस बिंदु का क्या मतलब होता है? पता है? नहीं पता? चलो अब देखते हैं, सीख जाएंगे इस बिंदु का मतलब क्या होता है। तो इस बिंदु का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। याद रखें ये बात, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है वह इस बिंदु का मतलब होता है। ये पंचम कहाँ न होगा, कहाँ न होगा, कहाँ मैं होगा, कहाँ यह होगा, कहाँ अंगय होगा, तो इसकी चर्चा हम इसी नियम में करने वाले हैं। जिस प्रकार से हमारे सामने शब्द आया था संधि, संधि और संधि। मैंने कहा था आपको भी संधि, एक संधि शब्द में कौन सी संधि है? तो संधि शब्द में व्यंजन संधि है, वो नियम है, यही है। तो नियम क्या कहता है? नियम हमें कहता है कि शब्द का प्रथम वर्ण प्लस में पंचम वर्ण, कोई सा भी पंचम वर्ण हो, आप समझ गए होंगे कि शब्द का प्रथम, वर्ग का प्रथम वर्ण हो, वर्ग का कोई सा भी वर्ग का, वर्ग का प्रथम वर्ण हो और पंचम वर्ण हो सामने, प्लस के बाद क्या हो? पंचम वर्ण। इसी का, तो इसी का क्या हो जाएगा? इसी का पंचम वर्ण हो जाएगा। जो प्रथम शब्द है उसी का पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए आप, दिक प्लस में नाक, ये क्या है? दी। ये क्या है? कै। तो कै कौन सा है? प्रथम है। तो प्रथम है, तो प्रथम का पंचम क्या होता है? देख लीजिए आप, कै, कै का पंचम अक्षर क्या होता है? कै, खे, गै, गै, अंगय। जैसा कि बचपन से अड़य बोलते आ रहे हैं, अड़य नहीं होता, अंगय होता है। और आगे क्या है? ना, गै। ये देखो पंचम वर्ण है कि नहीं है? ये भी पंचम वर्ण है और इसका प्रथम आगे पंचम वर्ण आया है, तभी इसका पंचम वर्ण हुआ है। अब आप इसको जोड़ दीजिए, दिगय नाग, ये शुद्ध शब्द होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं दी ना ग। तो अगर दोनों शब्द आपको दिए और शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाए तो प्राथमिकता आपको इसको प्राथमिकता देंगे, ये शुद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द आता है चित्त प्लस में नारी, चित्त प्लस में नारी, तो जोड़ दीजिए ची। तय के बाद में देखिए क्या है, क्योंकि तय इस नियम में भी तो आ रहा था, पहला वर्ण इस नियम में भी आ रहा था, लेकिन इसमें क्या था? तीसरा चौथा वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण था। वर्ग का क्या था? तीसरा चौथा। लेकिन इसमें क्या है? पंचम। आगे देखिए नारी पंचम वर्ण है, तो इसका क्या हो जाएगा? तय थे दै दै न हो जाएगा इसका, क्योंकि तय का पंचम वर्ण न होता है। और नारी जोड़ दीजिए सब, ची आधा न है तो इसके साथ नारी, चिन्नारी, ऐसे शब्द बनेगा। इसी प्रकार देख लीजिए दिक प्लस में नाथ, तो यही इसी प्रकार का शब्द है दिग, दिंगनाथ। और इसी प्रकार एक और शब्द देख लीजिए सत प्लस में मार्ग, सत प्लस में मार्ग, मार्ग नहीं, सत प्लस में मार्ग। तय के बाद तय क्या है? प्रथम। इसके बाद पंचम आ गया, तो पंचम आने से पहले यानी तय का क्या हो जाएगा? पंचम। तय का पंचम क्या होता है? तय थे दै दै न, ये हलंत है तो यहाँ भी हलंत। स का स, मैं का मैं, मार मार्ग, तो जोड़ दीजिए सन्मार्ग, क्या हो जाएगा? सन्मार्ग। इसी प्रकार से एक शब्द और आता है, जैसे उत प्लस में न, यह न आ गया पंचम वर्ण। यहाँ भी क्या है? प्रथम शब्द प्रथम वर्ण है, तो उत तय का क्या होगा? तय थे दै दै न, और ये न इसमें जोड़ दिया उन्नयन।
तो इस प्रकार आप शब्दों को करके देखिए। जितने भी शब्द आपके सामने आते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको चीज़ें बड़े बारीक से समझ में आएगी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, वो देख लीजिए आप। जैसे शब्द क्या है हमारे सामने, शब्द है सट प्लस में मूर्ति। कई बार पूछा गया। ट क्या है, प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण है। तो इसके बाद देखते हैं क्या है, क्या तीसरा चौथा है? नहीं, तीसरा चौथा नहीं है। कौन सा है? पांचवा है। तो पांचवा है तो इसका भी क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। ट का पंचम वर्ण क्या होता है? ट ठ ड ड अणय बोला जाता है, जिसको हम अणय मूर्ति। अब इसको शुद्ध लिखेंगे, क्षण मूर्ति। ये शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से, शुद्ध ये भी है, लेकिन प्राथमिकता इसको देंगे हम। समझ गए मेरी बात? तो इसकी प्रैक्टिस आप करें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में इसको डालें। तो कैसी लग रही है आपको ये हमारी मुहिम, कैसा लग रहा है सेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उसी प्रकार से हम करवाते आ रहे हैं लगातार से, जिस दिन से वादा किया था जैसे आपसे कि 0 से चलेंगे, तो 0 से ही चले हुए हैं हम। जिस भी भाई को ज़्यादा आता है तो वो उसका अपने ज्ञान वृद्धि करें, अपने माइंड को अपडेट करें। बढ़िया बात आता है तो उसमें कुछ सुझाव भी डालें अपने। अगर कुछ इससे ज़्यादा है आपके पास सुझाव है तो अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर डालें। और दूसरी बात, अगर आप पहली बार जुड़े हैं चैनल से तो इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको तुरंत मैसेज टाइम पे मिलता रहे। जैसे ही वीडियो अपलोड कर दी जाए तो आपको सूचना मिल जाए, इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।